जैसे मैंने प्रॉमिस किया था एमएसटी सीईटी के पर्सपेक्टिव से हर एक केमिस्ट्री के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताने वाला था कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा सब टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे सीईटी में पूछने के हाई प्रोबेबिलिटी है। ये जो सारे टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर के, इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर चैप्टर लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हम ऐसे ही हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज हम सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, ऐसे सब टॉपिक है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं। ये जो टॉपिक आप स्किप कर देते हो इसमें से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये जो टॉपिक है ये बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा ट्रिकी लगेगा और बच्चा इसे स्किप कर देगा और फिर वही क्वेश्चन सीईटी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को कहा जाता है कि आपको ऐसा पेपर सेट करना है ताकि बच्चे ने वो चैप्टर कर भी लिया हो तो भी बच्चा वो चैप्टर का क्वेश्चन सीईटी में अटेंड ना कर पाए और कम से कम बच्चा सीईटी में स्कोर करे। तो ऐसे ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सोल्यूशन से। आपके टेक्स्ट बुक में टाइप ऑफ सोल्यूशन का टेबल दिया जाएगा। इसमें 3 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। इस टेबल में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें पढ़ के आप बता सकते हो इसमें सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। लेकिन एग्जाम्पल लाइक बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, अगर हम एसिड का नाम सुनते तो हमें लगता है कि भाई ये लिक्विड रहेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड एक सॉलिड है और बेंजीन लिक्विड है। तो ये किस सोल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ है? ऐसे सोल्यूशन जिसमें सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन एक पत्थर होता है जिसका सरफेस रफ होता है, जिसको हम अपने पाव का जो एकदम नीचे का सरफेस है उसे क्लीन करने के लिए, एल्बो क्लीन करने के लिए, फेस क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो प्यूमिक स्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट एक सॉलिड है और उसमें सल्यूट जो प्रेजेंट है वो गैसियस है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जो आपको कर लेना है वो है अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी, अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल। अमेलगम एक लिक्विड है और मेटल के साथ उसे कंबाइन कर रहे हैं हम। तो ये 3 सोल्यूशन आपको याद रखना है। इसमें सॉल्वेंट क्या है और सल्यूट क्या है। ये चैप्टर सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सोल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। जो बचा एक क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक जो बचा चैप्टर है वो कभी किसी साल सोल्यूशन से पूछ लेते हैं, किसी साल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछ लेते हैं, लेकिन वो में से एक एक क्वेश्चन आना पक्का है। इसके बाद सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, लाइक परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। आपके टेक्स्ट बुक में ग्रीन टेबल में दिया गया है पार्ट्स पर मिलियन कैसे फाइंड करना है उसका टेबल। आपको ये 6 कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के टर्म्स का फॉर्मूला बाय हार्ट रहना चाहिए। इससे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अगर फॉर्मूला नहीं पूछा तो सोल्यूशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका डिटेल दिया रहेगा, वो डिटेल आपको इन फॉर्मूला में डाल के कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका सॉल्युबिलिटी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ का सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, कुछ का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कुछ सॉल्ट का फर्क नहीं पड़ता है। तीनों ही कैटेगरी का एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे सॉल्ट जिनके सॉल्युबिलिटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सिंपली आप याद कर सकते हो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे सॉल्ट जिनका टेम्परेचर के साथ बहुत ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है उसके एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। ऊपर क्या था? सोडियम ब्रोमाइड, यहां पर क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ने के बदले घटता है, तो इसे याद रखना जरूरी है। सोडियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी घटेगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड सोल्यूशन पार्ट में आपके पास 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं अलॉय के। ये जो 4 अलॉय हैं इनमें कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है और उन्हें कहाँ यूज किया जाता है, इससे सीईटी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2019 में एक अलॉय पर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आपके पास 4 ही है, चारों का जैसे बाय हार्ट कर लो। हाई चांस
कि 2020 में किन्हीं ना किन्हीं पेपर में इन अलॉय से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी ये अलॉय आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही जंबल वे में दिए गए हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सेंटेंस वाइज अभी बताऊंगा, जहां पर मैं अलॉय, उसमें कौन कौन से मेटल है और उसका क्या क्या कहाँ पर यूज होता है, ये तीनों को ही सेंटेंस वाइज बताने वाला हूं। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक वाइज समझ में नहीं आ रहा तो अभी वीडियो को पॉज करो, जाओ एक पेपर और पेन लेकर आओ। अभी मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिख लेना, फिर वो पेपर फाड़ के आप अपने टेक्स्ट बुक के उस पार्ट में लगा दो। फिर जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे तो आप उस नोट को रिफर करो इन प्लेस ऑफ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, वीडियो पॉज करो और भागो पेन और पेपर लेकर आओ। पहला अलॉय है ड्यूरेलुमिन। इट इज अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ड्यूरेलुमिन नाम कहाँ से आया? क्योंकि ये बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही लाइट वेट है, और हम इसे कहाँ पर यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट में। अभी आप पूरा सेंटेंस लिखो, ड्यूरेलुमिन is alloy of aluminium, copper, magnesium and manganese. Being lightweight and durable, it is used in manufacturing of aircraft. ठीक है। दूसरा जो alloy है वो है Babbitt metal. Babbitt metal is an alloy of antimony, bit tin and copper, which is used in machine bearing as anti-frictional material. जो अलॉय है बेबिट मेटल का, ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और हम इसे, इसके सॉफ्टनेस के वजह से हम इसे ऐसे जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो फ्रिक्शन को अवॉइड करे। इसलिए हम इसे ऐसे प्लेस पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक एंटी फ्रिक्शनल मटेरियल चाहिए रहता है। बहुत सारे मशीन में रोटेटिंग होता है हमारे पंखे में, तो हम इस मेटल का यूज करते हैं जहां पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जहां पर दो रिंग रहते हैं, दोनों रिंग के बीच में बॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो जो है पूरा स्ट्रक्चर वो बेबिट मेटल का बना हुआ रहता है। उसके बाद तीसरा जो अलॉय है वो है मैंगनीन। मैंगनीन इज अलॉय कंटेनिंग 84% कॉपर, 12% मैंगनीज and 4% nickel used in making instrument for electrical measurements। जितने भी हमने यूज किया अपने फिजिक्स लैब में, एमीटर, वोल्ट मीटर, वो सारे इस अलॉय मैंगनीन, इस अलॉय के बने हुए रहते हैं। क्यों बना हुआ रहता है? क्योंकि ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसका बहुत ही लो है, ये इलेक्ट्रिक को अपने अंदर से इजीली फ्लो करने देता है, उसे रेजिस्ट, उसे रोकता ही नहीं है। इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के डिवाइस में यूज करते हैं। तो चौथा अलॉय है ना, इसका नाम भी बड़ा भयंकर है और हम इसे यूज भी बड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। अभी तक जो भी मैंने अलॉय का नाम दिया उसका डायरेक्टली यूज है, लेकिन इसका जिसका नाम है स्पीगलाइजन अलॉय, जिसमें 5 से 20% मैंगनीज प्रेजेंट रहता है और बाकी का आयरन। तो सेंटेंस वाइज में पढ़ता हूँ, स्पीगलाइजन अलॉय कंटेनिंग 5 to 20% मैंगनीज इन आयरन एंड ferromagnetic alloy containing 70 to 80% manganese and 30 to 20% iron are used in manufacturing hard steel, rails and safety heavy machinery। स्पीगलाइजन और फेरोमैग्नेटिक मेटल को हम कंबाइन करके स्टील बनाते हैं, हार्ड स्टील बनाते हैं, रेल में यूज करते हैं, साथ ही साथ हैवी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन कौन से 4 अलॉय थे? पहला था ड्यूरेलुमिन, दूसरा था बेबिट, तीसरा था मैंगनीन और चौथा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीगलाइजन और फेरोमैग्नेटिक अलॉय। ठीक है, इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन्हें हम कहते हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टी सोल्यूशन का जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होता है, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही प्रॉपर्टी में कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, कुछ फॉर्मूलाज दिए रहेंगे। आप सबने आई होप वो किया रहेगा क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल है, और मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था मैं सिर्फ ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आप स्किप करते हैं और वो इम्पोर्टेंट है।
तो ये सारे पॉइंट मेरे हिसाब से सभी बच्चे क्लियर कर लेते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहता क्योंकि बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप है ना मुझे कमेंट करके बताओ ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है और क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है या किसे कहते हैं। कमेंट जरूर करना क्योंकि ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में है सेलुलोज नाइट्रेट, एनिमल ब्लैडर जिसमें पिग ब्लैडर का मेंशन किया गया है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाद जो लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें जितने भी लॉज दिए गए हैं वो आप लॉ लर्न कर लो, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे सीईटी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जो भी थियोरी पार्ट जो मैंने डिस्कस किया है सीईटी में उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस साल भी देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वो पूछा जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जितने भी हैं वो किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उनका जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या टर्म है वो सारे क्लियर रखो। उसके बाद ऑस्मोटिक लॉ में जितने भी लॉ दिए गए हैं वो लॉ क्लियर रखो। इन लॉ या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जितना भी टर्म है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। मेक श्योर आप सारे टर्म्स क्लियर रखो। न्यूमेरिकल अगर पूछा भी जाएगा तो एकदम बेस लेवल का रहेगा, जो आपके टर्म में आपको वो जो गिवन कंडीशन है उसे डालना है और आपको फिर एक आंसर निकालना होगा। न्यूमेरिकल में इस चैप्टर में उतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का 2 कॉन्सेप्ट बाकी है, एबनॉर्मल इन मॉलिक्यूलर मासेस और वेंट ऑफ फैक्टर। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है सोल्यूशन का जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पर डिपेंड होता है। लेकिन कुछ ऐसे सल्यूट होते हैं जब हम उसे सोल्यूशन में सॉल्वेंट में डालते, जब हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो एक सल्यूट मॉलिक्यूल कभी कभार स्प्लिट हो जाता है। जैसे अगर कोई सॉल्ट है NaCl तो वो स्प्लिट हो जाएगा Na+ और Cl- में। वैसे ही ऐसा भी देखा गया था कि कुछ सल्यूट पार्टिकल जब हम उन्हें पानी के अंदर या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो 2 मॉलिक्यूल अपने बीच बॉन्ड फॉर्म करके एक बन जाते थे। ये बॉन्ड हो जाता है कभी कभार हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके 2 मॉलिक्यूल एक साथ हो जाते हैं। तो अभी जितना हमने उसमें सल्यूट डाला है अभी एट प्रेजेंट उतना सल्यूट नहीं प्रेजेंट है। तो अगर हम इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, तो वो डिफरेंट आएगा थियोरेटिकल वैल्यू से। वो अभी कितना डिफरेंट आएगा वो देखते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल पानी के अंदर डालने के बाद स्प्लिट हो जा रहा है 2 में, तो उसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंट करके मेजर करेंगे वो दुगना होगा कंपेयर टू थियोरेटिकल वैल्यू। और हमें पता है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो वो इनवर्स होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं मोलार मास ऑफ सल्यूट तो उसका वैल्यू हाफ आएगा अगर सल्यूट पार्टिकल पानी में जाने के बाद स्प्लिट हो जाता है, और वाइसा वर्सा अगर हम पानी में मॉलिक्यूल डाल रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले रहे हैं, तो क्या होगा इस टाइम जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करेंगे वो आधा होगा थियोरेटिकल वैल्यू से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल घट रहे हैं। तो आपको ये टर्म याद रखना है, कब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा बढ़ेगा और मोलार मास कम होगा, और कब हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा और मोलार मास ज़्यादा होगा। कौन से केस में होगा, एसोसिएशन में होगा कि डिसोसिएशन में होगा, ये आपको याद रखना है। एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू घटता है और मोलार मास ऑफ सल्यूट अगर हम निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा और मोलार मास का वैल्यू घटेगा। आई होप क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर। अभी मैंने बताया कि जब भी हम ऐसा केस लेते हैं जहां पर सल्यूट पार्टिकल सल्यूशन में जाने के बाद अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है, इस केस में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। उसे करेक्ट करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर है। वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होता है I = OT, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम मोलार मास देखेंगे सल्यूट का तो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वेंट ऑफ फैक्टर I = थियोरेटिकल मोलार मास ऑफ सल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मोलार मास ऑफ सल्यूट। तो
एक्सपेरिमेंटली जब हम ऐसे केस में वैल्यू निकालते हैं जिसमें सल्यूट अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है सोल्यूशन में जाने के बाद, वो एसोसिएट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, ऐसे केस में जब हमारा आंसर निकल जाता है तब हम उसे वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल रहता है। आई थिंक आपको ये थियोरी पार्ट सिर्फ अपना क्लियर रखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। इससे जो न्यूमेरिकल बनता है वो थोड़ा टफ लेवल का रहता है, वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो JEE के लेवल का रहता है। JEE में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं। और दूसरा, आपको कौन से चैप्टर पर ऐसा वीडियो चाहिए केमिस्ट्री पर। अगर आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई पार्ट पर डाउट है, मैंने एक्चुअल पूरा चैप्टर कवर कर लिया, पूरे चैप्टर में मैंने पार्ट बता दिया कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। मैंने बहुत सारे पार्ट को एक्सप्लेन भी किया है। तो भी अगर आपको कोई पार्ट में डाउट हो रहा है तो मेक श्योर आप कमेंट कर दो, और भूलना मत कि हमें कर दिखाना है। ठीक है, डू योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।